मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए का जो पेपर होने वाला है इतिहास का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उससे अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था उसको वर्णन कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को जरूर से मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो आपको पता है, प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसके अंदर जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। कहाँ पे? कन्नौज क्षेत्र में। अब कन्नौज क्षेत्र कहाँ पर है? गंगा वैली है, गंगा घाटी है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको पता है वो कितना ज़्यादा उपजाऊ है। और उपजाऊपन होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या फसल वगैरह होती थी और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था, सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई वहाँ पर होती थी। सबसे ज़्यादा अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और आपको पता है, जहाँ पर कमाई होगी वहाँ पर लड़ाई भी जरूर से होगी। तो उस समय के 3 प्रमुख जो राज्य हुआ करते थे, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार जो अपने राजस्थान में राज किया करते थे। पाल जो डायनेस्टी है, पाल जो वंश है, वो आपका बंगाल में राज किया करता था। और राष्ट्रकूट है, वो आपके दक्कन के क्षेत्र में राज किया करते थे। तो इन जो तीनों राजाओं के द्वारा, जो राजवंशों के द्वारा आपके सामने बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है कि कौन इस कन्नौज के क्षेत्र पे अपना राज करेगा। और आपको भी पता है, जो भी उस क्षेत्र पे राज करेगा उसी का क्या हो जाएगा? वर्चस्व देखने को मिलेगा। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भाई किसी इंसान कोई एक बात देखिए, सोने की खान है, अगर उस पर कोई इंसान राज कर लेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा तो वो वैसे ही शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। तो वही चीज़ है, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में देखने जाना जाता है। संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो आपको पता है, 7वीं शताब्दी के आसपास जो हर्षवर्धन है उसका निधन हो जाता है। और उसके बाद में जो कन्नौज का क्षेत्र है वो क्या है? उसका जो शक्तिशाली क्षेत्र था, वहाँ पर किसी का राज नहीं रह पाता। जो एक शक्तिशाली है, एक बहुत ही प्रमुख राजा उसका। तो कन्नौज उत्तर भारत का राष्ट्र जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। और इसके बाद में इसके लड़ाई के लिए जो 3 आपके सामने मैंने बता दिया राजवंश आपस में लड़ाई करते हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और 200 सालों तक ये लड़ाई चलती रहती है। कभी इस पे पाल राज कर लेते थे, कभी इस पे गुर्जर प्रतिहार राज करते थे, और कभी राष्ट्रकूट इस पे राज करते थे। तो ये है कि या कोई एक ही जमीन को नहीं, या कोई कदे कोई का हाथ मांगी कदे वो ले ली, कदे और कोई कागी तो वो ले ली। समझ मांगी। अब आप समझांगा तीनों जो राजवंश था ना उनकी के थी। तो सबसे पहले बात करें गुर्जर प्रतिहार की भूमिका। तो आपको पता है, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसका कहाँ पर होता है? इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान के जो मालवा क्षेत्र है ना, इधर के लास्ट जो नीचे वाला क्षेत्र इधर की साइड में आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो सबसे प्रमुख राजा हुआ करते थे कौन थे? नागभट्ट प्रथम और द्वितीय जैसे शासक थे, जो क्या करे थे? अरब को आक्रमण, जो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और ये आया है ना हड़प्पा अन्य को आक्रमण रोकने को इनके द्वारा कार्य किए गए थे। और इससे क्या, जो गुर्जर प्रतिहार थे इनकी जो स्थिति है राजस्थान में, या जो अपनों इधर की साइड पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्यों तो? क्योंकि भैया सीधी बात है, कोई आदमी एक बात सोचो, कोई गांव में कोई एक गांव का कि दूसरा गांव का सरपंच लड़ाई हो जा है ना, और कोई अब थाला गांव को कोई एक तगड़ो सो आदमी आकर उन धमका दे, बोले के ज़्यादा चौधरी बन रहे तो क्यों जा, ये चीज़ों उकर पेट बन जा। तो यही चीज़ होगी, अरब को आक्रमण रोक दियो गुर्जर प्रतिहारा, तो उनकी आशा पासम तगड़ी जब होगी भाई, पहचान ए तगड़ा राज्य ही। तो ए के चा भैया आपको प्रभुत्व दिखाने के लिए ये भी सोचा कन्नौज पर फराज करांगा, तो इकले जो लड़ाई है बा चाली। और अनको जो राजा था, इसमें से जो राजा थे महिर भोज, वो सबसे प्रमुख थे जिन्होंने कन्नौज के लिए प्रयास किए थे। और सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगले वाले राजवंश की बात करें, पाल राजवंश। अब पाल जो राजवंश है इसके जो प्रमुख जो उत्पत्ति किसके द्वारा देखने को मिलती है? आपके गोपाल नामक एक राजा था उसके द्वारा देखने को मिलती है। इसमें धर्मपाल और देवपाल जैसे 2 शासक थे, इन्होंने इस वंश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। अच्छा, इनका भी उद्देश्य यही था। क्यों भैया? इनको ए भी उठी, इनकी साइड जो नॉर्थ ईस्ट इलाको है ना आपका साइड में, उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र बोला है, उठेगा ये तगड़ा राजा, तो इन्होंने ऐ करता कि भाई इन्होंने में तगड़ा। यह आपकी भूमिका
सिक्का दिखाता कि मेहा जोर का मजबूत। तो અહીંયા इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो कन्नौज क्षेत्र पर अपना साम्राज्य को हिस्सा बनाने का इन्होंने भी प्रयास किया। साथ के साथ हनका के दो मुख्य उद्देश्य, एक तो बौद्ध धर्म है ना, इन एक नई ऊंचाई तक लेके जाना, क्योंकि बौद्ध धर्म न मान्या करता। तो उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म ने की बजाय जो बौद्ध धर्म की और ज़्यादा प्रचार करने के लिए, और सीधी सीधी बात है 2 रुपया कमाने के लिए, व्यापारिक हिता के लिए भी ये आपस में लड़ाई करने की प्रयास कराया करता कि भाई कन्नौज पर अपना राज हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, और भारत है ऐ समझ लो एक बार, उड़े ने बंगाल ने मान लियो, उड़े है को नहीं लेकिन मान लियो उड़े गंगा वैली है। तो ये क्या सोचता, अपना अगर नीचे की तरफ जाना, दक्कन की तरफ जाना या पश्चिम की तरफ जाना है, तो पहले अपना कन्नौज ने जीतना जरूरी है। तो हमको सोचती कि अपन दक्षिण की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ जाके राज कर पाऊंगा अगर आप ये कन्नौज क्षेत्र ने जीत लियो तो। अब राष्ट्रकूटा की बात करा तो राष्ट्रकूट ये दक्कन वाला क्षेत्र नहीं है, दक्कन वाला क्षेत्र थानबेरो है। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र दक्कन क्षेत्र बोले जा है। हन का प्रमुख राजा कौन होया, ध्रुव और गोविंद तीर्थ है। जय का जो राजा ही जो प्रमुख राजा के रूप में ने ध्रुव और गोविंद ने जानो जा है। हन को लक्ष्य भी यही थो कि कन्नौज पर राज्य कर लिया ताकि हन को प्रभुत्व देखने मिले, तो ताकि आप हम भी जो आपकी उत्तरी क्षेत्र है और ज़्यादा अपनी पहचान बना सका। तो ये भी कई बार क्या करे हो, जो गंगा घाटियों पर आक्रमण करे हो। अब संघर्ष के स्वरूप और परिणामों की बात करें तो ये संघर्ष है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये लगभग 200 वर्षों तक चला, मतलब 200 साल तक चाल तो रही हो। तो અહીંયા तो 200 साल को अर्थ અહીંયા को नहीं हो कि भाई लठ लेके आपस में लड़ाई करता ही रिया, इन्होंने बहुत तलवार चला रहे, इन्होंने चला रहे, અહીંયા कौन थो, અહીંયા हो कि अनको के काम हो जाए। मान लो एक बार जो गुजर प्रतिहार के कर लिया, इ पर राज कर लियो कन्नौज पे, फिर थोड़ा सा दिन बाद देखे कि गुजर प्रतिहार को जो राजा हो वो इतना कमजोर हो गया, तो इन्होंने पाल आया, बोले थारो तेज में हाल ले मैं पूछगा, तो वह उन्हें रा देता तो वह राज कर लेता। भाई इन्होंने कदे राष्ट्रकूट पूछा, कदे वह पूछगा, तो भाई बात है भाई धनी कमजोर हुआ जना कोई भी राज करे। तो यही सब चीज़ें 200 साल तक लगातार जो संघर्ष है वो देखने को मिला था। और समय समय पर कन्नौज पर अलग अलग लोगों का राज होता रहा। क्यों? एक शक्तिशाली कोई राजा रहा नहीं, समय समय पर सबकी शक्तियां कमजोर होती चली गई। कभी राष्ट्रकूट करते तो वो कमजोर पड़ जाते, कभी गुजर प्रतिहार कमजोर पड़ जाते तो दूसरा कोई उस पर राज कर लेता। इस प्रकार से सिलसिला 200 सालों तक लगभग चलता रहा। कोई भी एक वंश है वो स्थायी रूप से वहां पर राज नहीं कर पाया। इस संघर्ष में संसाधनों की बड़ी बर्बादी देखने को मिली और अंततः में दिल्ली सल्तनत के उदय तक भारत के राजनीतिक रूप से विखंडित रही। तो અહીંયા है कन्नौज क्षेत्र पर कोई एक राज को तो राज रियो को नहीं, उसका बाद में जो काफ़ी वर्ष निकलते हैं और दिल्ली सल्तनत है जो लगभग आपको 11वीं ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है, वहाँ से उसके बाद में जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की जाती है, उससे बाद में जो कन्नौज क्षेत्र है उसको एक राजनीतिक रूप से किसके नीचे आता है, दिल्ली सल्तनत के राज के नीचे आता है। इतने दिनों तक उस पर कभी किसी का राज रहा, कभी किसी का राज रहा, तो कभी किसी का राज रहा। तो इसके बाद क्या, इसके जो परिणाम क्या देखने को मिले, पाल जो आपके हैं वो कहाँ तक, पूर्व तक सीमित रह गए, प्रतिहार है वो पश्चिम तक सीमित रह गए, और जो आपके राष्ट्रकूट हैं वो कहाँ पर दक्कन वाले क्षेत्र में रह गए। तो सीधी सीधी बात है भाया, कोई सा निकिमी को नहीं मिलो, सारा का सारा आपकी जगह तक रहेगा ना। तो अगर ये चाहता तो कन्नौज की बजाय और कोई क्षेत्र पर अगर दिल्ली सल्तनत के रूप में अगर कोई चीज़ करता तो ये क्या आपस में ही कमज़ोर होता चलेगा। 3 बड़ा क्षेत्र है वो टाइम का, ये आपस में लड़ाई कर करके खुद ही कमज़ोर होता चला गया और अंत में को जो हाथ है वो देखने मिलो। निष्कर्ष की बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत के इतिहास की एक अनूठी स्थिति उत्पन्न की। तो जो आपका सामने त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ाई हुई थी, इस भारतीय जो युद्ध कला उसमें एक नई प्रकार की एक नई इतिहास की घटना है। उसने सिद्ध किया कि भारत की राजनीति का केंद्र गंगा घाटी और विशेषकर कन्नौज रहा। तो ये चीज़ अपना यह बेरोपट है कि उस समय जो कन्नौज की घाटी थी और जो गंगा को क्षेत्र हो वह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप ही होनो भाई सबसे ज़्यादा खनिज उठी निकला करता, सबसे ज़्यादा हर साल गंगा आपके साथ बाढ़ के साथ उपजाऊ जमीन लेके आती, तो सब उस टाइम में कृषि सब कुछ ही भाई जितनी ज़्यादा खेती होती है उतना ज़्यादा कर मिलता, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यद्यपि इस संघर्ष में किसी एक वंश को स्थायी रूप से विजय नहीं मिली, लेकिन ना तो इस संघर्ष में कोई एक विजय रही हो, उसके फिर भी उसने मध्यकालीन भारतीय राजनीति के शक्ति संतुलन और क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। लेकिन इम के चीज़ दिखाई कि जो क्षेत्रीयवाद की भावना है, जो इन्होंने मध्यम जो पश्चिमी जो गुजर प्रतिहार था दक्कन वाला हा, इन्होंने जो आपका पूर्वी ही भारत में जो क्षेत्रीयवाद है उसकी प्रवृत्ति है वह देखने मिला है।
परिणाम स्वरूप तुर्क और अफगान आक्रमण आए, तब उत्तर भारत की बिखरी हुई स्थिति और लाभकारी सिद्ध हुई। तो इससे क्या हो भाई, ये एकजुट कोने है सारा का सारा राजा, ये आपका क्षेत्रीयवाद का प्रभाव ने दिखाता रहा। और जब अरब को या तुर्का को आक्रमण हो तो को के नुकसान हो, ये सब पहले आपस में बिखट रहे, आपस में लड़ाई करता रहता। तो भाई बाप दादा की लड़ाई पहले चाली जाती, इस आदमी फायदो ठाको कौन पहले अरब और तुर्की पहले मजबूत था, और उसका बाद में जब ये आक्रमण कराया तो और संगठित रूप से कोई शक्ति से टकराई को नहीं, और इनको भारत पे राज हो। तो इस चीज से अपना यही समझने मिला है। या थी गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में कंप्लीट रिवीजन। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। क्या करना है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर भाई करवा दो, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर इससे ज्यादा हो गए तो आप अगले वाले टारगेट की तरफ अपन बढ़ेंगे, वो भी कंप्लीट कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से कर देना भाई क्लिक। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपके सामने ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में आप पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मुगल भू राजस्व प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी। क्या थी, मुगलों की जो भू राजस्व व्यवस्था, मतलब जहां पर आपके सामने जो भूमि को नापने की जो व्यवस्था थी, भाई भू राजस्व व्यवस्था आज के समय भी अपन गिरदवारी करता है, पटवारी पट्टा लेते हो आप जमीन का, उसी तरीके से है ना। आज के समय तो जो किसानी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पहले तो भाई आपके सामने उद्योग धंधे तो हुआ नहीं करते थे। पहले तो सिर्फ क्या हुआ करती थी, कृषि हुआ करती थी, उसी से राजस्व उत्पन्न होता था। तो क्या होता था, राजस्व प्रणाली है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली थी, और वो राजस्व प्रणाली किससे निकलती थी, भूमि की कृषि से। तो इसीलिए भूमि पर क्या लगता था, कर, और उस कर को नापने के लिए उसकी सही व्यवस्था होनी जरूरी थी। मुगलों ने उसको सही से क्रैक किया, मुगलों ने उस पर सही से काम किया। विशेष रूप से अकबर के अधीन, जिसे कुशल व निष्पक्ष राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने में प्रमुख सुधार किए। जो अकबर है ना, अकबर ने क्या किया, अपने कुशल व निष्पक्ष राजस्व व्यवस्था को बनाने का काम शुरू किया। क्योंकि अकबर के अधीन जिसने जो कुशल व निष्पक्ष राजस्व संग्रह करने के प्रमुख, मतलब सबसे अगर मुगलों की बात करें उसमें अकबर है ना, उसकी कुशलता इसीलिए भी थी कि उसने अपने राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से खुद को मजबूत नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक रूप से भी खुद को मजबूत किया। और कैसे मजबूत किया, उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था अच्छी बनाई। भू राजस्व मुगल राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। भाई सबसे ज्यादा पैसा किससे आता था, मैं बता रहा हूं कृषि से आता था। तो भू राजस्व व्यवस्था उनकी सबसे मजबूत व्यवस्था थी। प्रणाली का परिचय, हालांकि शेरशाह सूरी जैसे पहले के शासकों ने भूमि सुधार पेश किए थे, तो इनसे पहले शेरशाह सूरी आए थे, है ना। तो उनके द्वारा आपके सामने भाई जो हुमायूं के टाइम पे जो शेरशाह सूरी आया था, जिसने पहले हरा दिया था लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर से हुमायूं आ जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी को एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। क्यों, उसने जो काम किए थे ना आधुनिक जो मध्यकालीन भारत में, वो बहुत शानदार भाई प्रशासक था। उसके द्वारा चाहे सड़कों का निर्माण हो गया, चाहे राजस्व व्यवस्था हो गई, चाहे सैन्य प्रणाली की, उसकी बहुत शानदार थी। यह अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच में, जिसने राजा टोडरमल के मार्गदर्शन में राजस्व व व्यापक व वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित की। तो जो टोडरमल है, जो इनका वित्त मंत्री हुआ करता था, उसने क्या किया भाई, आपके सामने एक शानदार राजस्व व्यवस्था बनाई। क्या बनाई, एक शानदार राजस्व व्यवस्था बनी। अकबर क्यों महान शासक बना, इसीलिए नहीं कि वो महान था, वो खुद तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, नहीं, वो हमेशा उसके आसपास जो लोग हुआ करते थे ना, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हुआ करते थे। समझ में आ गया। जब शक्ति सही व्यक्तियों के हाथों में होगी ना, तो उससे क्या होता है, समृद्धि आती है। और जब शक्ति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कम कुशल लोगों के पास, जिनका मानसिक संतुलन नहीं पता आज क्या कर रहे हैं कल कुछ क्या कर रहे हैं, तो दुनिया में विनाश ही आता है। समझ में आ गया। तो शक्ति सही हाथों में आनी जरूरी है, और यही अकबर की खूबसूरती थी कि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने आसपास कैसे लोगों को रखता था, समझदार लोगों को। समझ में आ गया। और इसीलिए वो महान शासक बना। चाहे उनकी कितनी कमियां कर लो, चाहे आप उनको इस्लाम के आधार पे क्रिटिसाइज कर लो, आपको जो करना है कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति सही था उसकी आपकी अच्छाइयों को भी समझना जरूरी होता है।
भाई चाहे दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मन की भी अगर कोई अच्छाई है तो ग्रहण करनी चाहिए आदमी, वही आदमी जिंदगी में आगे बढ़े। तो उसने राजा टोडरमल का क्या क्या भू राजस्व व्यवस्था उसने लेकर आया। प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हुआ करती थी? भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता के आधार पर उसको मापा जाता था। तो इन्होंने क्या क्या, टोडरमल ने क्या बनाया कि पहले तो जैसे भाई सारी जमीन है उस पर ही 25% कर लगा दिया, 10% कर लगा दिया। 10% क्या, 10 बोरी में से 10 बोरी अगर आपकी अनाज होगी तो 1 बोरी राजा ले जाएगा, इस प्रकार का नियम। लेकिन टोडरमल ने कहा ऐसा नहीं, काफी एक ऐसी जमीन होती है जहां पर आपके सामने क्या होता है भाई, बहुत कम उपजाऊ होती है। भाई कहीं पर एक तो ऐसी जमीन है जहां पर 100 बोरी उत्पन्न होती है, तो वहां से क्या होगा भाई, आपके सामने 10 बोरी ले गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 90 बोरी बच गई, वो तो फिर भी उसका काम चल जाएगा। एक ऐसी जमीन है 100 बीघा में 100 बोरी होती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कम है लेकिन उदाहरण के लिए ले लो आप, है ना। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे आपके सामने 100 बीघा में बोरी हो रही है 5, कितनी हो रही है 5, उसमें से भी आप अगर लेकर चले जाओगे कुछ उसका 10% ही लेके जाओगे, 500 का भाई 10% अगर आप लेकर जाओगे, 50 किलो लेकर जाओगे अगर आपके सामने, तो भी उसके पास 4.5 ही बचेंगे बेचारे के पास, पहले कम थी आपने और कम कर दी, है ना। उदाहरण दे रहा हूं। तो 100 वाले को तो फर्क नहीं पड़ा, जितना फर्क कितने को पड़ गया भाई, जो 5 बोरी वाले को, उसने पहले मेहनत की, पहले उसके पास कमाया, उससे भी आप लेकर चले गए। तो इसने क्या कहा कि हम अब भूमि पर एक समान कर नहीं लगाएंगे, उसकी उपजाऊता कितनी उपजाऊ जमीन उसके आधार पर उस पर कर लगाया जाएगा। तो उसने भूमि को अलग अलग भागों में बांट दिया, उसने रिसर्च की और ये पता चला कि जमीन कैसी कैसी होती है। पहली प्रकार की जो जमीन है उसको वो पोलज बोलता था। नियमित रूप से खेती, ऐसी जमीन जिस पर रेगुलर खेती होती है। भाई आज के समय तो क्या है, शानदार बीज आ गए हैं, शानदार उर्वरक आ गए हैं, शानदार अपने क्या है पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, तो आजकल तो सारी जमीन हर साल उपजाऊ रहती है ना, अपन कर लेते हैं उसको आधुनिक तकनीकों के माध्यम से। पहले ऐसा नहीं था, पहले बरसात होती थी तो जमीन में अनाज उपज जाता था। भाई आपके दादा के पिता को, जो परदादा है ना, भाई आज के समय अगर कोई आपके गांव में कोई 80 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, उससे पूछ लेना, पहले के समय गेहूं नहीं उगता था इतना ज्यादा राजस्थान में, बाजरा मक्का जो इनकी रोटियां खाते थे लोग, है ना। पूछना, अगर आप गांव में से संबंध रखते हो तो पूछना, है ना। तो पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो पहले जो नदियों के किनारे जमीन हुआ करती थी ना, वही पूरी साल को उसको उपजाऊ रहती थी, उसी पर अनाज उगता था, समझ में आ गई। और नदियों के किनारे वो नहीं जो एकदम किनारे, जो थोड़ी दूर पर है, उस जमीन को पोलज बोलते थे। अगले है परोती, अस्थायी रूप से परती, मतलब अस्थायी रूप से जिसको उपजाया जाता है, मतलब कभी उपजा लिया लेकिन 2-3 साल उपजाने के बाद में क्या हो गया, उस पर वो जमीन अनुपजाऊ हो गई, तो 2-3 साल छोड़नी पड़ गई, है ना, फिर उगा लिया, तो उसको परोती के नाम से जाना जाता था। चाचर, 3-4 साल जिस पर आपके सामने अनाज उगाया जा सकता है उसको चाचर बोलते थे। बंजर कौन सी, 5 साल से अधिक समय तक जिसपे कोई खेती नहीं की गई उसको बंजर बोलते थे। तो यह आपके सामने उसने अलग अलग प्रकार के विभागों में उसको बांट दिया। ये रट लेना, चाचर हो गया, ये परोती हो गया, कंपटीशन में सवाल आता है सेम टू सेम हमेशा। भूमि का माप, भूमि को जरीब नामक रस्सियों के से 7 बीघा जैसी मानकीकृत इकाइयों का उपयोग करके नापा जाता था। और अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ इनको अलग अलग भागों में नहीं बांटा, बल्कि क्या कर दिया, रस्सियों के माप बना दिए इन्होंने, बीघा जैसी कोई इकाई बना दी, जैसे भाई कहीं पर बीघा, कहीं पर हेक्टेयर, कहीं पर आपके सामने किले, इस हिसाब से नापते हैं ना अपने आसपास के क्षेत्रों में। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, एक जरीब नामक एक व्यवस्था बनाई, जिससे क्या करते थे, आपके सामने ये भूमि को माप करते थे। इस प्रणाली ने खेती की भूमि का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया। इससे क्या होगा, खेती है उस पर उसका सटीक मूल्यांकन हो गया कि कौन सी तो भूमि है जो उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कितनी जमीन है, कितनी नहीं है, तो एकदम सटीक मापन होने लग गया। मूल्यांकन पद्धतियां, जब्त प्रणाली प्रमुख प्रांतों में शुरू की गई। 10 वर्षों में भूमि की औसत उपज की गणना की गई। क्या किया गया, ऐसे नहीं किया गया, जब्त प्रणाली बनाएगी। अब जब्त प्रणाली क्या हुआ करती थी, जब्त प्रणाली वो हुआ करती थी आपके सामने जहां पर क्या 10 सालों तक इस खेत से कितना अनाज उगा है उसका औसत निकाल दिया, और उस औसत के आधार पे अपने क्या कर दिया, उन्होंने टैक्स है वो लगा दिया। समझ में आ गया। तो कई तो 5-5 बीघा हो रही हो, 5-5 बोरी निकल रही, कटी 100-100 बीघा निकल रही, तो उसी के हिसाब से उन्होंने टैक्स लिया है। उसमें एक तिहाई राज्य के हिस्से के रूप में तय किया गया।
एक तिहाई राज्य की सीमा तय किया गया जो नगद में दे था। मतलब जितनी उपज होगी उसका 1/3, मतलब 3 बोरी होंगी तो 1 राजधानी देनी पड़ेगी, 300 होंगी तो 100 देनी पड़ेगी। समझ में आ गया। और देनी कैसे होंगी? नगद, पैसों के रूप में, अनाज के रूप में नहीं दे सकते, उसको बाजार में बेचना और पैसे जो आएंगे वो उसको उनको देना है। अन्य प्रणालियां बनाई, बटाई, वास्तविक उपज के हिस्से के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व है। मतलब वास्तविक उपज, जो उपज हुई, अनाज लेकर चले गए तो उसको बटाई के नाम से जानते थे। कनकूट, अनुमानित उपज के आधार पे, ये तो वास्तविक उपज मतलब जितनी हुई है, जैसे मान लो 100 बोरी हुई है ना, तो उसके आधार पे ले लिया। कनकूट हुआ करता था अनुमानित, भाई कोई नहीं, कहीं पर क्या हो गया भाई, अनुमान लगा लिया, औरत तो 10 बोरी होगी, औरत 5 बोरी होगी, 7 बोरी होगी, उस हिसाब से इन्होंने लिया, उसको कनकूट बोलते थे। नाशक, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व है, मतलब पिछले भाई 500 सालों में कैसा उपजाऊपन हो रहा है, वैसी फसल इस बार भी हुई है, तो उसको नाशक के नाम से जानते थे। तो ऐसे समझ लो कि भाई जब बरसात अच्छी हुआ करती थी ना, तब अच्छी उपज होती थी, तब तो लेते थे वास्तविक उपज पे। और जब कम बरसात होती थी, अच्छा मौसम नहीं हुआ करता था, है ना, अकाल वगैरह पड़ गया, थोड़ी कम फसल हुई, तो कनकूट जैसे कि भाई अनुमानित करके ले लिया। और फिर नाशक कैसे लेते थे कि भाई आपके सामने ठीक ठाक सा मौसम रहा है, पिछले सालों में भी ऐसा ही था, अब की साल भी ऐसा ही, तो नाशक लगा लिया करते थे, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व एकत्रित कर लिया करते थे। अधिकारियों की क्या भूमिका हुआ करती थी? कौन कौन अधिकारी हुआ करते थे? आमिल, राजस्व संग्रहकर्ता, राजस्व एकत्रित करना और रिकॉर्ड रखना। एक राजस्व संग्रहकर्ता आमिल के नाम से जिसको जाना जाता था, उसका काम क्या हुआ करता था? रिकॉर्ड बना के रखता था, पटवारी की तरह। समझ में आ गया कि कितना अनाज हुआ है, क्या हुआ है, कितनी खेती है, कितनी जमीन है उसका। कानूनगो, गांव स्तर पे भूमि और राजस्व का रिकॉर्ड रखना। कानूनगो कौन है भाई? आपके सामने गांव में कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड रखता था पटवारी, गांव का रिकॉर्ड रखने वाला। मुकदम, गांव की मुखिया जो राजस्व संग्रह में मदद करता था। भाई गांव के मुखिया की भी, भाई बाहर के अधिकारियों को तो क्या पता है कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, तो एक मुकदमे बना दिया जाता था, जो क्या करता था, आपके सामने गांव में कितना राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है उसके लिए खुद जा जाकर बताता था, उनकी मदद करता था। किसान, रेतों के अधिकार, किसानों के पास स्वामित्व का अर्थ है वे अन्याय के मामले की अपील कर सकते थे। तो अब किसानों, जो जमीन है ना, वो राजा की नहीं थी, जमीन किसानों की थी, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। और अगर कोई अन्याय हो गया, अगर किसी से ज्यादा राजस्व वगैरह लिया, तो वो अपील कर सकते थे, अपनी कहां पर भाई राजा से शिकायत कर सकते थे। इस प्रणाली ने राज्य और किसानों के बीच में सीधा संपर्क बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ भाई, किसान है वो भी सुखी रहने लगे। एक तो उनकी जमीन राजा के पास नहीं थी, वो उनको हड़पा नहीं सकता था, किसी और को नहीं दे सकता था। समझ में आ गया। और अगर कोई गलती होती थी तो उसकी वो शिकायत कर सकते थे, इससे भी वो खुश थे। महत्व प्रभाव, मुगल राज्य के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित हो गया। इससे क्या, मुगल साम्राज्य है उसमें राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली वो स्थिर हो गई। भूमि प्रशासन में एक रूपता और जवाबदेही आई। जो भूमि प्रशासन है उसमें क्या है, आपके सामने जवाबदेही देखने को मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। व्यावसायिक अभिलेखों और सर्वेक्षणों के माध्यम से साम्राज्य में एकीकृत करने में मदद मिली। क्या हुई? जो अभिलेख हैं और जो सर्वेक्षण है उसके माध्यम से जो साम्राज्य है उसको एकीकृत करने में, किसमें, साम्राज्य को एक जगह इकट्ठा करने पर मदद मिली। मुगल भूमि राजस्व प्रणाली विशेष रूप से अकबर के अधीन पूर्व आधुनिक भारत की सबसे कठिन व प्रभावी प्रणालियों में से एक थी। क्या थी? मुगल भूमि राजस्व प्रणाली है वो अकबर ने उस समय की ऐसी शानदार प्रणाली बनाई जो पूरे भारत में क्या है, उसको निष्पक्ष मूल्यांकन, मतलब सही से मूल्यांकन करके प्रत्येक संग्रह, जितनी भाई आपको पता होता है कि इस साल में कितना संग्रह होगा, और प्रशासनिक रूप से शानदार पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो ये थी मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और उसके पतन के बाद में क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। सबसे पहले बात करें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक चलने वाला विशाल मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों तक की तरह बिखर गया। क्यों बिखर गया? क्योंकि औरंगजेब है भाई, एक तो जब औरंगजेब ने जब राज किया ना, तब वो भारत, लगभग संपूर्ण भारत पे राज करने वाला मुगल साम्राज्य बन गया। अकबर के बाद में उसका, ये मान लो अकबर से भी बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के पास, क्योंकि अकबर ने बड़ा साम्राज्य देकर गया था, एक छत्रराज किया था, और औरंगजेब ने उसके बाद में और भी अन्य अलग अलग प्रकार के जो विजय अभियान चालू करके क्या किया, भारत पर, विशाल भारत पे राज करने का काम किया इसने। और इसका सबसे बड़ी कारण यही थी, औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण था। क्यों कारण था? क्योंकि इसने क्या किया, इसने किया कि यह अधिकतर दक्षिण भारत में रहा।
इस वजह से जो इसका साम्राज्य तो उत्तर भारत में था, दिल्ली सल्तनत का राजा था, तो दक्षिण भारत में रहने की वजह से जो उत्तर भारत की जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डगमगानी शुरू हो गई, धीरे धीरे विरोध के सवार आने लगे। औरंगजेब खुद तो एक कुशल शासक था, तो इसके सामने तो लोग इतने बोलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इसके पीछे क्या हो गई, चापलूसों की सेना बननी शुरू हो गई थी। पतन के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियां। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने राजपूतों, सिखों और मराठों को शत्रु बना दिया। क्या क्या? औरंगजेब है ना, औरंगजेब एक प्रकार का कट्टर ही मुस्लिम व्यक्ति था। क्या था? कट्टर मुस्लिम व्यक्तित्व था, जिसने क्या क्या अन्य धर्म के व्यक्तित्व को अपनाया नहीं। अकबर में क्या खास बात थी? अकबर ने सिर्फ अपने इस्लाम धर्म का ही प्रचार नहीं किया, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी क्या किया, अपनाना शुरू कर दिया। उसका चाहे मंत्री परिषद हो, चाहे उसके द्वारा जो अन्य जो हिंदू राजाओं का सम्मान करना हो, उस सूबेदारी का पद देना हो, उसका अकबर की सहिष्णुता की जो नीति थी, इसी वजह से मुगल साम्राज्य में अकबर का जो नाम है वो महान सम्राट में लिया जाता है। लेकिन औरंगजेब इसके विपरीत था। वो क्या था? एकदम कट्टर मुस्लिम था, है ना। वो सिर्फ आपके सामने क्या करता था, इस्लाम धर्म को मानता था, इसके अलावा अन्य धर्मों की वो बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। इसी नीति की वजह से राजपूत, सिख और मराठे धीरे धीरे उसके क्या हो गए, दुश्मन बनना शुरू हो गए। मतलब भाई राजपूत है ना, जो आपके सामने जो राजपूत कभी इनके जो मुगल साम्राज्य में अकबर के समय क्या हुआ करते थे, उनके यह समझ लो एकदम करीबी हुआ करते थे। किसके? मुगलों के। वही इनके धीरे धीरे दुश्मन बनने शुरू हो गए। सिख और मराठाओं भी धीरे धीरे क्या हो गए, शत्रु बनने शुरू हो गए। सिख है भाई, इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने सिखों को भी धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर दिया और मराठाओं के साथ भी युद्ध करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसकी जो नीतियां है, जो ये आपके सामने साम्राज्यवाद की इसकी जो नीति थी, सभी राज्यों पर आक्रमण करता था, इस नीति ने क्या कर दिया, धीरे धीरे आपके सामने इसकी सल्तनत उसको खतरे में डालना शुरू कर दिया। उसकी लंबी दक्कन की लड़ाइयों ने साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया और इसने क्या किया, एक आपके सामने जो दक्कन है, दक्कन का भाग है जो दक्षिण, दक्कन मतलब दक्कन का जो पठार है तो उसका दक्षिणी हिस्सा है, साउथ इंडिया में इसने क्या किया, अपना दक्षिणी भारत को जीतने के चक्कर में इससे जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। इसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिससे धीरे धीरे क्या हो गया, खजाना है वो खाली होना शुरू हो गया। क्यों? उतना इसको पैसा मिलता नहीं था। अब एक बात बताओ, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ सेना जाती थी, उसको खाने के लिए चीजें चाहिए सेना को, है ना। आपको इतने लंबे सैनिक चलते हैं तो उनको भाई हर चीज की जरूरत होती है, वेतन हो गया उनका, समझ में आ गया आपको। उत्तर से दक्षिण में जाने पर, और उस समय ऐसे तो आता नहीं था कि भाई कोई आज के समय की कोई टैंक ले गए, कोई एरोप्लेनों में, कोई रेलगाड़ी के माध्यम से रसद ले गए, ऐसे तो होता नहीं था। लोग चाहिए हर चीज के लिए, तो उससे वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैसा है वो खर्च होना शुरू हो गया था और इससे क्या, सेना भी थकनी शुरू हो गई थी। इतनी लंबी लड़ाइयों ने क्या कर दिया था, सेना को भी हतोत्साहित करने का काम कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद के शासक जैसे बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला विलासी और अयोग्य थे। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए, जैसे और बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसका मोहम्मद शाह रंगीला का नाम इसीलिए रंगीला था क्यों, काम रंगीले करता था एकदम। क्या करता था भाई, कोई नहीं, आपके सामने मदिरा का सेवन करना और आपके सामने हर समय हराम के अंदर रहना, इसका शासन से कोई मतलब नहीं था। ये अपने भोग विलासतों में इसको जो मिली थी इसके दादा परदादाओं के द्वारा, जो मुगल सल्तनत, उसको इसने बढ़िया तो क्या क्या एंजॉय, और इसके अलावा इसको कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए इसका नाम रंगीला रखा गया। नाम भी वैसा, काम भी वैसा। वे विद्रोही गुटों और शासन की जटिलताओं को संभालने में समर्थशाली नहीं थे। इनके जो मंत्री परिषद हुआ करती थी ना, वो इनका राज्य संभालते थे। अब थे एक बात बताओ, घर 10 जना चौधर करनी हो जाए, जब घर चाल जाएगी कदे कौन चाले, तो बाई बात होगी कि राज करनिया कम होगा, चौधर करनिया ज्यादा होगा, है ना। तो इस वजह से जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डगमगाने लग गई, विद्रोही गुट ज्यादा होने लगे। क्या होने लगे, जो सब गुट होते हैं इनके विद्रोही गुट जो आपके सामने ज्यादा हो गए और धीरे धीरे शासन है वो डगमगाने लगा, शासन में चुनौतियां आने शुरू हो गई। दरबारी गुटबंदी। मुगल साम्राज्य ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी गुटों में बदल गया। जो भाई मुगल साम्राज्य था उसमें क्या हुआ, क्योंकि मुस्लिम लोग थे, मुगल साम्राज्य मुस्लिम लोगों से था, तो ईरान के जो उत्तराधिकारी, ईरान के जो आपके सामने मंत्री परिषद के लोग थे, तुर्कमेनिस्तान से या तुर्की से आने वाले जो मुस्लिम जो मंत्री परिषद अलग थे और हिंदुस्तान के जो मंत्री परिषद था वो अलग था। तो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे गुटों में क्या हो गई, गुटबाजियां होनी शुरू हो गई।
अमीर और विराट जो वजीरों ने हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थों के साथ लड़ने लगे। और जो पहले जो वजीर हुआ करते थे, वजीर कौन, जिनके पास छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, वो पहले राजपूत भी शामिल थे, मराठा भी, सिख भी। ये क्या हुआ करते थे भाई, मुगलों के प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते थे। उनके लिए अपने भाई, ये मान लो उनको, उनके लिए इनके मन में सहानुभूति थी, क्योंकि अकबर ने भाई उनको सम्मान दिया था, उनको इज्जत परोसी थी। लेकिन औरंगजेब तो ऐसा नहीं था, और उसके बाद के जो शासक थे वो उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं थी। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि अब धीरे से अगर इनकी ये जो छोटे मोटे बचे हुए मुगल शासक, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो अपना भी काम बन जाएगा। आर्थिक और जागीरदारी संकट, कृषि उत्पादों में गिरावट आनी शुरू हो गई और जागीरों की कमी के कारण मनसबदारी व्यवस्था भी चरमरा गई। क्या हो गई, जो कृषि का उत्पादन, भाई कृषि है, फसल का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा, तो पैसे का, भाई पैसे की रुकावट भी आनी शुरू हो गई। जिससे जो जागीर हुआ करती थी, जागीर क्या हुआ करती थी भाई, आपके सामने धन दौलत पैसा होता था, वो धीरे धीरे कम आने लगा। जिससे क्या, मनसबदारी जो प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें क्या हुआ करता था कि जो मनसब हुआ करते थे वो क्या करते थे, टैक्स वसूलने का काम करते थे कृषि पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सेना को वेतन देने के लिए धन का अभाव हो गया, और जो सेना है उसको पैसे देने के लिए वेतन भी नहीं मिलने लगा, तो सेना वैसे संगठित नहीं होने लगी। विदेशी आक्रमणकारी, नादिर शाह ने 1739 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने क्या किया, साम्राज्य को रही सही शक्ति और प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आदिल शाह ने क्या किया, 1739 के अंदर, 39 के अंदर, और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण क्या किया, इन्होंने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। और ये मान लो कि दिल्ली के अंदर इन्होंने इतनी मारकाट मचाई, नरसंहार मचाया कि पूरी जो दिल्ली है वो रक्त रंजित हो गई। समझ में आ गया। तो धीरे धीरे जनता भी समझने लगी कि अब मुगल शासकों में वो ताकत नहीं बची है, मुगल शासकों में वो सामर्थ्य नहीं बचा है कि वो हमारा पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसको संभाल सके। और धीरे धीरे क्या हो गई, लोग भी आपके सामने, लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो वजीर, छोटी छोटी रियासतें होती थी, उन्होंने भी अपना मोह भंग होना शुरू हो गया। पतन और परिणाम, क्षेत्रीय शक्तियों को दे, जैसे जैसे मुगल सत्ता है वो कमजोर होनी शुरू हुई, क्षेत्रीय सत्ता क्या, जो छोटे मोटे आपके सामने जो क्षेत्रीय जो रियासतें होती थी उनकी शक्तियों में उदय होना शुरू हो गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसी जो स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। क्या हुआ, जो छोटी मोटी जो सत्ताएं होती थी, है ना, मुगल साम्राज्य कमजोर हुए, तो पहले जो बंगाल, अवध और हैदराबाद जो बड़ी रियासतें थी, है ना, जो बड़ी रियासतें बड़ी मनसबदारी के अंतर्गत आया करती थी, अब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि अब मुगलों के पास वो शक्ति नहीं बची है। तो इन्होंने क्या किया भाई, अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम मुगलों के अधीन काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र है, अपने हिसाब से राज्य को चलाएंगे। तो धीरे धीरे आपके सामने जो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े रियासतें थी, बंगाल, अवध और हैदराबाद, धीरे धीरे क्या हुई, खुद से स्वतंत्र होना शुरू हो गई। और मराठा शक्ति है उसका तेजी से विस्तार हुआ। सबसे बड़े, अगर मुगलों को किसी ने कमजोर करने का काम किया तो वो कौन थे, मराठा थे। उन्होंने धीरे धीरे उनको कमजोर करना शुरू कर दिया। राजनीतिक शून्यता, मुगलों के पतन ने भारत को एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। मतलब जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, जैसे मुगल कमजोर होने शुरू हुए, भारत में क्या हुआ, राजनीतिक रूप से अस्थिरता आनी शुरू हो गई। क्या आनी शुरू हो गई, राजनीतिक रूप से अस्थिरता आनी शुरू होगी, राजनीतिक शून्यता आनी शुरू हो गई, है ना। इसका अर्थ क्या है कि केंद्रीय शक्ति नहीं बची। जब घर में एक है, बोलो दादो या पिताजी नहीं रहे तो घर में क्या, जितना मान लो घर में दादो नहीं रहे तो चार भाई चारों आपके अलग अलग चलाऊंगा हो जाए ना। तो बाहर है कि आपका सामने क्यों हो, अब कोई मैन आदमी तो बच्चों को, तो मतलब मुख्य व्यक्ति तो रहा नहीं था, केंद्रीय शक्ति रही नहीं थी। तो इससे क्या हो गया भाई, आपके सामने इसका फायदा, उस समय अंग्रेज भी आ गए थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे। उन्होंने क्या, यूरोपीय शक्तियों के पास, जिनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक शक्तियां थी, उसका उन्होंने उपयोग उठाकर क्या किया, भारत पे अपनी जमीनें को मजबूत करना शुरू कर दिया। समझ में आ गई। अराजकता, कानूनी व्यवस्था के पतन से व्यापार और वाणिज्य पे प्रभावित और जनजीवन असुरक्षित हो गया। क्या हुआ, कानूनी व्यवस्था रही नहीं। पहले केंद्रीय हाथों में सत्ता हुआ करती थी, इस वजह से क्या है, आपके सामने पूरे का पूरा कंट्रोल देखने को मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था चरमराने लग गई, जिससे व्यापार का भी पतन हुआ। क्या हुआ, व्यापार भी कमजोर होना शुरू हो गया और वाणिज्य जो धन दौलत है उसमें भी आपके सामने प्रभावित हुई, और जो जनजीवन है, लोगों का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया। समझ में आ गया। तो ये था औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में अपन ने विस्तार से जाना। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो
मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इतिहास का, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ये प्रश्न बार बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, चाहे निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो आपको पता है अकबर है, उसने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या था, जो आप मुगल सल्तनत था उस पर राज किया था, या दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। और आपको पता है मुगल सल्तनत को शायद अकबर एक ऐसा राजा है जिसके महान लगता है, महान अकबर के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों? इनके द्वारा उसके समय में ऐसी कार्य किए गए प्रशासनिक दृष्टि से, जो धार्मिक दृष्टि से, कि आज उनका जो, जिसने मुगल साम्राज्य को ना सिर्फ एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ के साथ उनकी एक महानता की छवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। इनके जो धार्मिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए गए थे और उनके जो साम्राज्य से जो उनकी जो नींव थी वो क्या हुई थी, स्थायी और सदृढ़ बनती चली गई थी। इनकी अलग अलग नई नीतियाँ थी। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब हर धर्म को एक समान मानना। अकबर की जो सहिष्णुता की नीति थी, समन्वय और प्रजाजन हितों की जो नीति थी, उसके आधार पर इसने नीतियों को अपनाकर भारत में क्या एकता और सुदृढ़ता की जो स्थिरता उसका नींव रखने का इसने कार्य किया। इसकी जो अलग अलग प्रकार की नीतियों की बात करें तो सबसे पहली नीति थी धार्मिक नीति। तो इसकी धार्मिक नीतियों की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, जिसके कारण ये पूरे जो इस मुगल साम्राज्य था उसको इसने एक नई खूबसूरती दी। तो पहले क्या थी, सहिष्णुता के दृष्टिकोण। तो सहिष्णुता का दृष्टिकोण क्या है, अकबर ने हिंदू और अन्य धर्म जो स्वावलंबी थे के प्रति सहिष्णुता नीति माने। तो और जो मुगल साम्राज्य के जो राजाएं थे उनमें क्या कमियां थे, वो खुद मुस्लिम थे, तो वो सबको ये फोर्स करते थे कि आपको भी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए, और किसी धर्म को वो ज़्यादा मानते नहीं थे। और दूसरे धर्म की क्या करते थे, उनके जो मंदिरों को काट दिया, उनके जो पुस्तकालय थे, उनके जो शिक्षा केंद्र थे, उनको भी इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। अकबर ने क्या किया, वो मुस्लिम धर्म को तो इसने आगे बढ़ाया, साथ के साथ हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, उनके साथ भी इन्होंने क्या सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके साथ भी इसने क्या एक अच्छे व्यवहार अपने बनाकर रखे। इसके जो प्रमुख प्रयासों में से अगर आपको बताऊं मैं, 1562 की दास प्रथा को इसने ख़त्म किया। मतलब जो दास प्रथा हुआ करती थी, जो लोगों को दास बनाकर रख लिया जाता था, उस प्रथा को इसने ख़त्म किया। 1563 में इसने जो जजिया जो तीर्थ कर था उसको समाप्त किया। तीर्थ कर क्या था, जो लोग तीर्थ करने जाते थे अलग अलग प्रकार के, जो जैसे कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का, कोई भी धर्म का तीर्थकारी होता था उस पर कर लगता था, तो उस कर को क्या उसने समाप्त किया। ये हर धर्म पे लगता था। और जो 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या हुआ करता था, मुस्लिमों के अलावा अगर और कोई व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थल पे जा रहा है घूमने के लिए, तो उस पर ये विशेष प्रकार का कर लगाया जाता था, उसको जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो इसके जो अकबर है उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यही रही कि इसने 1564 के अंदर जजिया कर उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक ये भी थी। अगले वाला तो क्या था, हिंदू मुस्लिम के एकता। तो अकबर ने राजपूतों से क्या क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो हिंदू मुस्लिमों की एकता के लिए इसने प्रमुख कार्य किए, जिसमें क्या क्या, इसने जो राजपूत थे, आपको पता है राजपूत सबसे ज़्यादा मुख्य कट्टर प्रतिद्वंदी रहे थे किनके, मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के जो भी मुस्लिम आक्रांता रहे उनके। तो इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को समझा और उसने कहा कि इन जो राजपूत हैं राजस्थान के, इनसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनका भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, तो हम लगातार इनके साथ लड़ाई करने के बजाय इनके साथ मित्रता के हाथ बढ़ाएं। तो इसने आपको पता नागौर में दरबार लगाया और वहाँ पर जितने जो प्रमुख राजा हुआ करते थे उनसे क्या क्या उनके साथ संबंध स्थापित किए। उसमें से लगभग राजाओं ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली, छोड़कर जो मेवाड़ राज्य था उसके अलावा। और जो आपके कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ राजाओं ने राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। तो तानबेर है गर्भित की जब बाण बेटी की बात आ जाए तो कोई लड़ाई कौन करे, तो वैवाहिक संबंध होगा। तो आपको पता है जो राज्य और सदृढ़ हो गया, अब युद्ध तो करेंगे नहीं भाई, जहाँ पर शादी हो जाती वहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती। तो इससे क्या हुआ, जो उसका फ़ायदा राजपूतों को भी मिला और उसका फ़ायदा अपने मुगलों को भी मिला। तो दोनों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। राजपूतों को प्रशासन और सेना में उस पद दिए। तो इसने मनसबदारी पद जो आपको पता मानसिंह को दे रखा था, तो इतने बड़े बड़े जो राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर रखा। क्यों? क्योंकि इसको पता था अकबर को
भाई राजपूतों की इसको पता था कि राजपूतों में युद्ध कौशल एक बहुत शानदार है, तो इस कला का इसने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया और इसने बढ़िया बढ़िया जो सेनापति जैसे जो बढ़िया पद हुआ करते थे मनसबदारी पदों पर इसने रखा। अगले वाला पॉइंट है इबादत खाना और धार्मिक विवाद वाद विवाद। तो इसने क्या किया, जो अकबर है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। ये चाहता था ना सिर्फ मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो धर्म की बातें हैं वही सही है। तो इसने क्या किया, एक इबादत खाना नामक जगह खोली फतेहपुर सीकरी में, जहाँ क्या था सारे धर्म के जो लोग थे वो एक मतलब एक जगह पर आकर बैठ सकते थे और अपने अपने धर्म के बारे में वाद विवाद कर सकते थे कि उनके धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके धर्म में क्या कमियाँ हैं। जैसे इधर हिंदू धर्म के लोग बैठे हैं, इधर मुस्लिम धर्म के, इधर ईसाई धर्म के, ईसाई पारसी धर्म के, सभी धर्म के लोग बैठे हैं। अब क्या क्या इधर जो एक जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है उसने अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू किया, तो इधर ये तीन लोगों ने इसने विशेषता बताई, इसने उसमें कुछ कमियों को बता दिया, समझा। कुछ जो चीज़ें सही हैं वो इनको भी पता चल गई। अब मुस्लिम धर्म वाले ने कुछ चीज़ें बताई तो उसमें इन तीनों लोगों ने कमियां बताई, क्योंकि इंसान को खुद की कमियां दिखाई तो नहीं देती हैं, दूसरों की दिखाई देती हैं। तो बाकी के लोगों ने उनमें कमियां बतानी शुरू की, कुछ अच्छाइयाँ थे उनको अपनाना शुरू किया। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह इसने निर्माण किया जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी अलग अलग चीज़ों पर। उसको क्या किया इसने, इबादत खाना के रूप में चीज़ों को खोला। अगले वाला दीन इलाही। 1582 में अकबर ने एक दीन इलाही नामक जो एक धर्म है उसकी स्थापना की। उससे क्या हुआ, उस धर्म की स्थापना से एक नए धर्म की स्थापना हुई और इससे सभी धर्म की जो अच्छाइयों को मिलाकर एक समन्वित व्यवस्था। आपको पता है इसने इबादत खाना खोला था, तो इसको क्या हुआ, यहाँ से जाकर खुद वहाँ पर बैठता था, इसने वहाँ की चर्चाएं सुनी, तो इसको लगभग हर धर्म की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयों के बारे में पता चला। तो इसने एक ऐसे धर्म दीन इलाही की शुरुआत की 1582 में, जिससे क्या हुआ, जिससे हर धर्म के लोगों को ये पता, जो हर धर्म की अच्छाइयाँ थे उसको अपनाकर इसने एक धर्म का किया जिसमें हर धर्म को सहिष्णुता और बराबरी का हक मिल सके। लेकिन ये धर्म है इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो नहीं सका, परंतु अकबर की धार्मिक उदारता के बारे में इस चीज़ का जरूर से पता चलता है कि इसने एक नई धर्म की शुरुआत की, उसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को इसने लिया था। तो ये थी धार्मिक अच्छाइयों के बारे में। अकबर के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन। तो अकबर ने मुगल प्रशासन को 4 भागों में बांटा। तो इसने क्या किया, इसने जो मुगल प्रशासन है उसको 4 भागों में बांट दिया, जिसमें वजीर कौन हुआ करता था, राजस्व और वित्त, मतलब पैसे धन से संबंधित चीज़ वजीर संभाला करता हो। अगला कोर मीर बख्शी कौन हुआ करता था, जो सैन्य से संबंधित चीज़ों को संभालने का कार्य हुआ करता था। ये प्रमुख पदों की बात करें अपन। अगले वाला पॉइंट है दीवान कौन होता था, जो आर्थिक व्यवस्था को, पैसे से संबंधित व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य करता था। अगला सरदार और सुदूर कौन हुआ करता था, जो धार्मिक व दान संबंधित मामलों में कार्य किया संभालता था। तो अलग अलग प्रकार के इसने जो व्यवस्थाएं उसको संभाला। वजीर वित्त को संभालता था, मीर बख्श वो सैन्य को, दीवान वो आर्थिक व्यवस्था को, सरदार और सुदूर है उसने धार्मिक व दान संबंधी मामलों को संभाला था। अगले वाला पॉइंट है, अब बात करें मनसबदारी व्यवस्था की। तो अकबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक देन अगर कोई बोली जाती है तो वो मनसबदारी व्यवस्था बोली जाती है। इसने क्या किया था, प्रत्येक अधिकारी को उसके पद और स्थिति के अनुसार, वेतन के अनुसार जात व सवार की श्रेणी दी थी। तो जात व सवार श्रेणियों में इसने बांटा था, मतलब जितने सैनिक कोई भी व्यक्ति के नीचे हुआ करते थे उस हिसाब से उसकी क्या पदवी को इसने बनाया था। इसकी सेना और प्रशासन दोनों के कुशल संचालन संभव हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसने जो सेना और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इससे सुदृढ़ रूप से इसका निर्माण हुआ मनसबदारी पद्धति से। अगले वाला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था में टोडरमल पद्धति। तो आपको पता है राजा टोडरमल हुआ करता था वो इसका वित्त अधिकारियों में से हुआ करता था। इसके द्वारा 10 साल एक पद्धति लागू की गई, जिसमें क्या हुआ करता था, प्रत्येक 10 वर्ष से औसत उपज और कीमत के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। पहले भू राजस्व मतलब कोई भी भूमि हुआ करती थी वहाँ पे अनाज उगता था, उस अनाज उगने वाली जो जमीन थी उस पर क्या था, एक समान कर लगता। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खराज में 50% ले लिया तो सारी जमीन पे। अब कोई आए की ज़मीन है जट्ठे भाई लाख रुपए की कमाई हो रही है, और कट्ठे आया की ज़मीन है जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है। अब एक बात बताओ, लाख रुपए की जट्ठे कमाई हो रही है, उठे तो आदमी 50,000 देते, समझ आई। अब आया की ज़मीन देखो जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है, वो 5,000 दे जाओ को बच्चा को, यही बात है ना। तो इसके लिए जो टोडरमल है उसने एक 10 साला पद्धति अपनाई, जिसमें क्या करता था, 10 साल में कोई भी ज़मीन है उस पर कितनी ज़्यादा उपज हो रही है उस हिसाब से उस पर क्या किया गया, भूमि है वो भूमि कर लगाया गया था।
इससे क्या है, किसानों को निश्चितता और न्यायपूर्ण कर निर्धारण हुआ। तो इससे क्या हो, एक मतलब एक व्यवस्थित रूप से कर प्रणाली लागू हुई और लोगों का जो किसान थी उन्हें भी इस चीज़ को फायदा हो और राज्य ने भी फायदा हो। क्यों, जनता खुश तो भया व्यवस्था तो आप ही सही चलती रहेगी। तो इससे एक जो दसाल पद्धति है भी प्रमुख पद्धतियों में से एक रही। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रांतीय प्रशासन। तो जो साम्राज्य में सूबों में विभाजित किया गया, तो साम्राज्य का जितना भी जो जगह थी उनको क्या सूबों में, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और उन विभाजित क्षेत्रों को क्या बोला जाता था, सूबे बोला जाता था। मान ले कि राजस्थान का 5 सूबा बना दिया और कठे का 5 अलग अलग क्षेत्र बना दिया, उन सूबा का नाम से जाना करता हूँ। और हर जगह का सूबेदार, वहाँ के हिसाब से इसने क्या अलग अलग पदवियों का निर्माण किया। जैसे जो सूबे का जो एक प्रमुख होता था, मुखिया, उसको सूबेदार पदवी दे दी। दीवान पद्धति, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियां इसने दी। तो अलग अलग जो क्षेत्र हुआ करता था उस हिसाब से इसने क्या की थी, उस हिसाब से इसने नियुक्तियां की और वहीं पर सूबेदार, दीवान, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियों का इसने निर्माण किया। इसके केंद्र और प्रांतों के बीच से संतुलन बना। तो इससे क्या हो, जो प्रांत, जो छोटा छोटा क्षेत्र हुआ करता था, उठे कोई ज़्यादा आदमी नाड़ भी को निकाला के को नहीं कि भाई मैं चौधर बनूंगा, भैया को भी कोई नहीं। क्यों, राजा डायरेक्ट नियंत्रण कर रहे हैं। समझना, कोई क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह देखने मिल रहा हो तो लकड़ी ठायर बुला लियो, आ जा भाई सूबेदार, तन बनाए नौरक सूबेदार, तू क्या कि सूबेदारी करे, जो जनता ही आपस में लड़ाई कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं चल रही। तो यही है, इससे क्या हो, डायरेक्ट नियंत्रण होगा हर क्षेत्र पर और राजा को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रहे। तो निष्कर्ष की बात करें, अकबर की धार्मिक नीतियों और प्रशासनिक सुधार ने उसे महान शासक के रूप में माना। तो जो भाई कोई भी राजा वो महान है कौन बने, उसकी महानता का पीछे कोई ना कोई कारण जरूर हुआ है। तो अकबर की महानता इसलिए जानी जाए कि उसने धार्मिक रूप से और प्रशासनिक रूप से इतना अच्छा कार्य किया, तभी तो वह इतना कुशल उसका प्रशासन रहा। मुगल साम्राज्य है, उसने एक छत्र राज करने का कार्य किया। और ख़ास बात है, छोड़कर महाराणा प्रताप के अलावा उसके सामने कोई ऐसा प्रमुख विरोधी भी नहीं था उस समय। कुछ लोगों को इसने अपने युद्ध कौशल के माध्यम से जीत लिया और कुछ लोगों को इसने अपनी जो नीतियां थी उसके माध्यम से जीत लिया। कुछ लोगों को वैसे अधीनता स्वीकार करा दी थी। धार्मिक दृष्टिकोण से उसने सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाकर विभिन्न समुदायों को जोड़ा। तो इसने धार्मिक रूप से सभी लोगों की जो सहिष्णुता और जो समन्वय, मतलब एक जगह लोगों की रहन की नीति अपनाकर क्या कि अलग अलग प्रकार के जो समुदाय थे उनको जोड़ने का इसने कार्य किया था। प्रशासनिक दृष्टि से मनसबदारी और राजस्व व्यवस्था ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तो इसने जो अलग अलग प्रकार की नीतियां लगाई थी, जो मनसबदारी पद्धति थी और जो राजस्व व्यवस्था थी, तो इससे क्यों जो प्रशासनिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी को राज्य है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था। इस प्रकार से जो अकबर की नीतियों ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिरता, दीर्घायु और वैभव प्रदान करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से जो अकबर की नीतियाँ थी, इसने मुगल साम्राज्य के एक स्थिरता प्रदान करी और एक बहुत लंबे समय तक वो मुगल साम्राज्य है उसको वैभव बने रहो। वो एक ही नीतियाँ को देन थे जो इतना साल तक चलो, वो आने वाला बाद में राजा को डंका सा भला काम करया कौन था। समझ में आ गई। तो इसीलिए अकबर ने इन सब जो इसके प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों की वजह से अकबर को एक महानता की उपलब्धि मिलती है। तो यह आपके सामने जो अकबर की धार्मिक और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रश्न है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने ज़रूर से देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चले जाना इस प्रश्न को और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। धन्यवाद।